तो स्वागत है आप सबका टू दिस प्यार भरी रस भरी मजेदार भरी रिवीजन में ऑफ द टॉपिक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या होता है? मैंने कहा सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम करता है, यानी ये भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें कंपनी की जितनी भी चीजें होती हैं सर, ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनकी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, एवरीथिंग इज डन बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आईसीआई आपको करेक्ट इनकरेक्ट में बोले कि ऑपरेशन और प्रोसेसेस तो ऑटोमेटेड है, अकाउंटिंग भी ऑटोमेटेड है, बट डिसीजंस का ऑटोमेटेड होना जरूरी नहीं है, तो बोल देना इनकरेक्ट। सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड होनी चाहिए। सो प्रोसेसेस से लेकर डिसीजंस तक, प्रोसेसेस, अकाउंटिंग और उनके डिसीजंस, दीज आर कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी सिस्टम। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। जितनी ज्यादा कंप्यूटर में जितनी ज्यादा एंटिटी में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी यूज होगा, उतना कॉम्प्लेक्स उसका एनवायरमेंट माना जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। फिर हमने एक प्यारा सा टॉपिक डिस्कस किया था सर, क्या? की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स है सर? सब कुछ एकदम फास्ट होता है, यानी फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू द इंटरनेट एंड ऑल, तो कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज आ जाती है। देन जो डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन है, क्या उसकी कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं या वो एक्यूरेट होती है? सर एक्यूरेट होती है। एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, प्लस एक्यूरेसी ही नहीं, ये लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन और डेटा के साथ भी इजीली डील कर देते हैं, अनलाइक ह्यूमंस। देन देयर इज अ बेटर सिक्योरिटी, पासवर्ड वगैरह रहता है, एंड आखिरी में लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है, तो जो इंसानों से गलती होती है वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में नहीं रहती। अब इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है सर। ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्यों पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एयरटेल। तो आपने बस ये ध्यान रखना है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट किसके भरोसे चल रहा है? टेलीकॉम ऑपरेटर। अपन ने एयरटेल का एग्जांपल ले लिया, आपको जियो पसंद है, जियो बोल दो। तो इसमें सारे सर पॉइंट क्या आएंगे? फास्टर कनेक्टिविटी, बेटर सिक्योरिटी। वेरी गुड। फास्टर कनेक्टिविटी, बेटर सिक्योरिटी। अब दोनों की आगे आगे लिंकिंग कर लो। जब कनेक्टिविटी तेज होगी, हम ज्यादा कॉल पे बात करेंगे, ज्यादा मैसेजेस खेलेंगे, यानी यू विल हैव लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। उसके बाद अगर बेटर सिक्योरिटी होगी तो गलती होने के चांसेस कम है, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपने डेटा पैक ले रखा है, 4G 5G का डेटा पैक ले रखा है, यानी आखिरी में आपका डेटा वाला पॉइंट आ गया। क्या सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? हाँ सर। फास्टर कनेक्टिविटी का मतलब है फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। कनेक्टिविटी मतलब नेटवर्क के थ्रू केपेबली अपन कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क केपेबिलिटी। वेरी गुड। अब अगला पॉइंट क्या आ गया? बेटर सिक्योरिटी। वही पॉइंट लिखा है, बेटर सिक्योरिटी मतलब कम एरर्स, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। फास्टर कनेक्टिविटी होगी तो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड ये सब हो रहा है डेटा की वजह से। डेटा कैसा है? गलती वाला या एक्यूरेट? एक्यूरेट। एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। यही 5 पॉइंट्स बस आपको ध्यान में रख के चलने हैं। अब अगला सवाल जो आईसीआई आपसे पूछेगा, सर क्या आपको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को भी समझना है जैसे आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो ऐसे 315 में? हाँ सर। क्या आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट भी करोगे ऐसे 230 में? हाँ सर। बट क्या डॉक्यूमेंट करोगे, क्या अंडरस्टैंड करोगे? तो आपने समझना है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को, मतलब आप ऐसा मान लो आपको किसी एप्लीकेशन को समझना है। एप्लीकेशन मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम या एप्लीकेशन जब भी आप फोन में डाउनलोड करते हो तो ये बेसिक बेसिक बातें देखते हो। इसका पर्पस क्या है, ये जो एप्लीकेशन है इसका आर्किटेक्चर क्या है? सर आर्किटेक्चर मतलब क्या ये मेरे डेस्कटॉप पे रहेगी, या मैं किसी वेबसाइट को विजिट करूंगा, वेब एप्लीकेशन है, या इसमें जो डेटा है वो क्लाउड बेस्ड है? ये सब बेसिक बेसिक बातें आप देखते हो। प्लस इसके अलावा आप देखते हो सर क्या, इसका वर्जन, कई बार आते हैं अपडेट्स तो आप लेटेस्ट वर्जन वाला रखते हो। फिर आप इसका इंटरफेस देखते हो कि सर इंटरफेस में जैसे Amazon प्राइम है तो उसमें आपके पास अलग अलग इंटरफेस मिलते हैं। आपका इंटरफेस अलग, पापा का अलग, मम्मी का अलग, बच्चों का अलग, सबका इंटरफेस अलग अलग मिल जाता है। ठीक है सर। देन कम्स आउटसोर्स्ड एक्टिविटी। कल को अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ गई तो आप किस आईटी पर्सन को बुलाओगे बाहर से? आउटसोर्स करोगे। यस। तो आईटी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, एंड आखिरी में आता है की पर्सन। सर की पर्सन कैसे? जैसे कंपनी में एक सीईओ होता है, सीएफओ होता है, वैसे ही आईटी के लिए कंपनी में होता है सीआईओ। सीआईओ का क्या मतलब है? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इनको हम कैसे ध्यान में रखेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। तुम किसको समझोगे? सर ऐप को। ऐप कौन सी वाली अच्छी, एंड्रॉइड की या आईओएस वाली? बोलो आईओएस वाली। ठीक है। तो आईओएस के ऐप का वर्जन तुम अंडरस्टैंड और डॉक्यूमेंट करोगे। तो आईओएस के ऐप का वर्जन अंडरस्टैंड और डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? आई फॉर इंटरफेस। तो इंटरफेस वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है सर, कि मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। फिर ओ का क्या मतलब था? आउटसोर्स्ड एक्टिविटी, कि जो भी उसकी सिस्टम की एप्लीकेशन की मेंटेनेंस वगैरह
वो आपने आउटसोर्स कर रखी है। एस का क्या मतलब था? इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। ऐप का क्या मतलब था सर? ए का मतलब है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वही मैंने आपको बताया, डेस्कटॉप बेस्ड है, वेब बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, वो आप देख लेना। एंड पीपी का क्या मतलब था? आपने पैकेज लिया है एंड इसका पर्पस क्या है। क्लियर है? क्लियर है सर। पर्पस क्या होते हैं? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। इट इज जस्ट लाइक आप पेटीएम भी यूज करते हो, यूट्यूब भी यूज करते हो। यूट्यूब में कोई पैसे कमाने? नहीं सर, नॉन फाइनेंशियल। पेटीएम से क्या तुम पैसे पे वगैरह करते हो? हाँ सर, तो फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। एंड लास्ट में वर्जन, आपने लेटेस्ट वर्जन लेके चलना है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आते हैं रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द आईटी सिस्टम। किसकी शक्ल याद आ रही है? जल्दी से बताओ। जैसे ही मैंने बोला रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द आईटी सिस्टम, क्या दिक्कत है सर? इतनी देर से गाना गा रहे थे, एक्यूरेसी इन डेटा। तो क्या एक्चुअल में एक्यूरेसी रहती है या इन एक्यूरेसी भी आ सकती है? मैंने कहा यही रिस्क है, यही रिस्क है बाबू, यही रिस्क है। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। सर रिस्क क्या है? इन एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मतलब डेटा तो ठीक है बट प्रोसेसिंग में गड़बड़ है। या फिर प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, प्रोसेसिंग ठीक है डेटा में गड़बड़ है, या दोनों। तो आपने यही बोलना है इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, और बोथ। टंग ट्विस्टर की तरह, बट मजा आ जाता है। अब डेटा इनएक्यूरेट कैसे हुआ? सर इस बिल्ले के हाथ में पड़ गया। सारे बच्चे बोलो सर इस बिल्ले के हाथ में पड़ गया। बिल्ला यानी ये शैतान है जिसके हाथ में डेटा आ गया, यानी इसके पास क्या आ गई है? एक्सेस टू द डेटा। एक्सेस कौन सी? ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड। या फिर आप बोल लो जितनी एक्सेस की जरूरत थी उससे ज्यादा एक्सेस आ गई है, एक्सेसिव एक्सेस। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, एक्सेसिव एक्सेस टू डेटा। अब जब एक्सेस आई तो ये 2 काम कर सकता है। सर बिल्ला क्या करेगा? बिल्ला या तो इसमें चेंजेस करेगा या इसको डिलीट कर देगा। तो चेंजेस कौन होंगे? ऑथोराइज्ड या अनऑथोराइज्ड? सर ये भी अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू द सिस्टम ऑफ प्रोग्राम, डायरेक्ट डेटा चेंजेस, एंड लास्ट में आ गया डिलीट कर देगा, तो लॉस ऑफ डेटा, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा। गॉट इट? गॉट इट सर। तो ये सारे आपके हो गए आईटी रिस्क। सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो अच्छा चैप्टर, बेमतलब में हम इसको ऐसे समझ रहे थे, पता नहीं क्या ही होगा। अब इसका इंपैक्ट, ये वाला जो टॉपिक था, क्या इस टॉपिक में दम था? नहीं सर, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको लगता है आईटी चीजों में गड़बड़े हैं तो आपके ऑडिट के प्रोसीजर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कहता है अगर आपको लग रहा है कंट्रोल्स पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते, यानी कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो आपको सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो इफ यू कैन नॉट रिलाई ऑन द ऑटोमेटेड कंट्रोल, जो वो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर भी रिलाई नहीं कर पा रहे, कैलकुलेशन गलत है तो उसकी अकाउंटिंग पे भी रिलाई नहीं कर पा रहे, तो यू आर नॉट एबल टू रिलाई ऑन द ऑटोमेटेड कंट्रोल, उनकी कैलकुलेशन, उनकी अकाउंटिंग, देन एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब सब्सटेंटिव करते वक्त जो आपको डेटा मिलेगा, क्या आप उस पर रिलाई कर पाओगे? नहीं। डेटा का दूसरा नाम इंफॉर्मेशन, क्या आप उस पर रिलाई कर पाओगे? नहीं। प्लस जो रिपोर्ट्स मिलेगी, क्या उस पर रिप्लाई कर पाओगे? मैंने कहा किसी में नहीं रिप्लाई कर पाएंगे। तो भले ही इंफॉर्मेशन और डेटा और रिपोर्ट है, अपन उस पर रिलाई नहीं कर पाएंगे, तो हमको कहीं ना कहीं उस डेटा को भी टेस्ट करना पड़ेगा, उस रिपोर्ट को भी टेस्ट करना पड़ेगा, तो टेस्टिंग बढ़ जाएगी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद आता है इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। जल्दी से बताओ इसको हमने कौन से सेक्शन से रिलेट किया था? सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 3, और इसके अंदर आता है पॉइंट नंबर आई। आई 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 सोना सोन परी आई, आई फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इंटरनल फाइनेंस, मेरे हिसाब से आई था, एक बार फिर भी देख लेना, ठीक है। जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग होती है, तो अगर लगता है उसमें गड़बड़ है तो आप इस पे मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करोगे। तो एकदम लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देन कम्स टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल हमने करे। जनरल आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल इज जस्ट लाइक आपके फोन में पासवर्ड लगा है, हाँ सर, तो वो पासवर्ड जनरली पूरे फोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके फोन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डला हुआ है, हाँ सर, तो वो भी जनरली पूरे फोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या वो किसी एप्लीकेशन में भेदभाव कर रहा है? नहीं, वो सारी एप्लीकेशंस का ही ख्याल रख के चल रहा है। समझ गए सर? तो ये कह रहे हैं कंट्रोल आर अ पॉलिसी और प्रोसीजर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैनी एप्लीकेशंस को, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरे फोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इनको परवेसिव कंट्रोल्स भी बोला जाता है। परवेसिव, परवेसिव जाना नहीं। अगला पॉइंट देखो, क्या ये डेटा की इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं? हाँ, आपके मोबाइल फोन में कोई और घुस के उसमें चेंजेस ना कर दे, उस डेटा के साथ छेड़खानी ना कर दे, तो उसकी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करके चलता है। अब इसका एग्जांपल बताओ सर। इसके एग्जांपल ही तो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, पता नहीं क्या सोच के ऐसे इन्हें 4 नाम डाले, बट फिर भी इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। सपोज जैसे कोई एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च हो रहा है, कोई एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च हो रहा है, तो आप उसके प्रोग्राम में जाना चाहते हो, बट आपको घुसने नहीं दे रहे क्योंकि एक्सेस सिक्योरिटी है, ठीक है।
और ये कहां हो रहा है सर? ये हो रहा है डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर एक जगह है नोएडा में, तो नोएडा का मतलब है एनओ, नेटवर्क ऑपरेशन। तो इस तरह से तुम ये 4 पॉइंट ध्यान रखोगे, बहुत फालतू टेक्निक है बट यही तरीका है, ठीक है। तो क्या 4 तरीके थे सर? एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च हो रहा है, तो एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। लॉन्च हो रहा है, उसका एक प्रोग्राम है, यानी प्रोग्राम चेंज। फिर कहां हो रहा है? डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? घुसने नहीं दे रहे क्योंकि एक्सेस सिक्योरिटी है। अब इन सबके मामले याद करने हैं सर। मामले क्या क्या है? मैंने कहा डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन का मतलब क्या है सर? बेसिकली हमारा जो पूरा डेटा है, पूरा जो सिस्टम है, प्रोसेसेस है, वो तमीज से काम करे ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब सबका पहला पहला पॉइंट जो आता था एक्टिविटी में, वो क्या आता था? मैनेजमेंट आता था, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज। अब सर इसके अगले 4 पॉइंट्स क्या थे? मैंने कहा फील्ड में चलना। किसी बंदे ने अपनी जॉब कंप्लीट करी, ठीक है सर, फिर उस जॉब में जो उसने काम किया किसी ने मॉनिटर किया, ठीक है सर। एंड जब मॉनिटर करा तो उसने बोला भाई बैकअप ले लेना, कल को अगर डेटा डिलीट हो गया तो अपन डिजास्टर से रिकवर कर पाएंगे, अपन कहीं ना कहीं फेलियर से रिकवर कर पाएंगे। तो तुमको ये 4 बातें ध्यान रखनी थी सर। क्या? सबसे पहले बैच जॉब्स। बैच जॉब्स का मतलब वही है कि आप पहले अपना वो एक्सेल शीट प्रिपेयर करोगे, फिर उसको सॉफ्टवेयर में अपलोड करोगे, स्केड्यूल करोगे कि अब लोगों तक पहुंच जानी चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन जैसे बटन पे क्लिक किया तो एग्जीक्यूट हो गया। तो प्रिपेयरिंग, स्केड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। जॉब को एक बंदा मॉनिटर करेगा, नहीं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसमें हमने एग्जांपल क्या लिया था? लाइव क्लास का, कि जो आप लाइव क्लास कर रहे हो उसमें अगर लैग आता है तो लैग किन 3 रीजंस की वजह से आएगा सर? या तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है, विंडोज ही खराब है, या आपके कंप्यूटर में इतना डेटा भरा पड़ा है कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा। एंड थर्ड पॉइंट था तुम्हारी और मेरी नेटवर्क इश्यूज की वजह से, यानी जियो एयरटेल की वजह से। फिर हमने बोला बैकअप ले लेना, यानी बैकअप लेना जरूरी है। बैकअप आप कहीं, बैकअप बेसिकली आप स्टोर करते हो डेटा को और रिटेन करके चलते हो। एंड आखिरी में बैकअप ही आपको हेल्प करता है टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर। रिकवर फ्रॉम अ फेलियर मतलब कल को बिजनेस बंद होने लगे तो उसे कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा, या फिर आपके डिजास्टर रिकवरेबिलिटी प्लान की तरह आप इसको मान सकते हो। तो इसको आप प्यार से बोलो बीसीपी और डीआरपी, ठीक है सर। अब आता है प्रोग्राम चेंज। जो ऊपर सिस्टम चल रहा था अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है तो उसमें भी आपने ये करना है, दे कंटिन्यू टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये लाइन सब में सेम रहती है, ठीक है सर। अब इसमें क्या था? मैंने कहा बड़ा सिंपल था कि अगेन यहां पे भी वही मैनेजमेंट वाला पॉइंट होगा, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। पहले आप चेंज की रिक्वेस्ट को इनिशिएट करोगे, फिर लोग ट्रैक करेंगे कि चेंज हुआ कि नहीं। देन आखिरी में जो चेंज है उसको टेस्ट करोगे, चेंज करोगे और फिर टेस्ट करोगे। पहले टेस्ट कैसे कर दिया सर? वो तो आपने बोला ना टेस्ट करेंगे, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, गलती से बोल दिया। तो पहले चेंज करेंगे फिर टेस्ट करेंगे, तो दैट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है सर। अब आ जाओ एक्सेस सिक्योरिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि आप यहां पे चीजों की एक्सेस पे रोक लगा रहे हो। आप यहां पे चीजों की एक्सेस पे रोक लगा रहे हो, कहीं ना कहीं अलाउ नहीं कर रहे लोगों को एक्सेस करने देना। तो आप यहां पे प्रिवेंट कर रहे हो अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो रिस्क थी ना कि लोग अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर देंगे, तो आप यहां पे चाह रहे हो कि जो भी एक्सेस है टू द प्रोग्राम्स और डेटा दैट इज ऑथेंटिकेटेड, दैट इज ऑथोराइज्ड, अगेन टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब सर इसका आंसर क्या था? मैंने कहा अगेन पहला पॉइंट तो वही होगा, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, फिर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे सर ये सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्यों आ रहा है? नाम पूरा क्या है? एक्सेस सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से उठा लिए 2 पॉइंट कि सिक्योरिटी की आपने जो एक्सेस थी उसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए और सिक्योरिटी मैनेजमेंट करी। अब सर हम किस चीज की एक्सेस से लोगों को बचाना चाहते हैं? हमारे फोन की एक्सेस में। हमारे फोन में जो डेटा है, हमारे फोन में जो डेटा है, हमारे फोन में जो एप्स है, हम नहीं चाहते कोई और देखे। तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ किस किस की सिक्योरिटी देखनी है? सर फोन की सिक्योरिटी। फोन का मतलब है, फ का मतलब है फिजिकल कंट्रोल्स, सॉरी फिजिकल सिक्योरिटी। ओ का क्या मतलब था? ऑपरेशन सिस्टम की सिक्योरिटी। एन ई का क्या मतलब था? नेटवर्क की सिक्योरिटी। एंड उसके अंदर जो डेटा है, डेटा सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिस्टम सिक्योरिटी। वंस मोर पीपल डू इट विद मी। एक्सेस सिक्योरिटी का क्या मतलब है? एक्सेस टू द डेटा, इट शुड बी ऑथोराइज्ड, इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। चेक करो सही बंदा कर रहा है कि नहीं, ताकि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ। उसकी एक्टिविटीज बता दो। वही सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब फोन की सिक्योरिटी, तो फोन का डेटा एंड फोन की ऐप। फोन का क्या मतलब था? फिजिकल सिक्योरिटी, वेरी गुड। ओ का क्या मतलब है? ऑपरेशन सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी। एन ई का मतलब है नेटवर्क की सिक्योरिटी एंड डेटा सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। डन सर। अब इसके बाद है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि जो आपको ये बीबी वर्चुअल्स की ऐप मिली है, तो क्या ये ऐप ऐसे आसमान से टपकी है? हमने बनाई सर, आपने बनाई। पहले हमने इसको डेवलप किया, फिर हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन डाले कि बच्चे को 1.7 व्यूज दो, ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी दो,
भले ही 1 महीने का लेक्चर है, लग जाते हैं कई बार टाइम ज्यादा, तो 12 महीने की वैलिडिटी दो और उसके बाद इंप्लीमेंट कर दिया। तो कहीं ना कहीं तीनों चीजें हुई, डेवलप हुई, कॉन्फ़िगर हुई और इंप्लीमेंट हुई, ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अब इसकी एक्टिविटीज क्या थी? अगेन ओवरऑल मैनेजमेंट, पहला पॉइंट तो वही रहता है। उसके बाद आपने एकदम लॉजिकल फ्लो में चलना है। पहले ऐप का क्या करेंगे सर? जरूरत देखेंगे, प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे, उसके बाद उसको डिजाइन करेंगे, डिजाइन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट के हिसाब से टेस्ट करेंगे कि उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं। वापस करो सर, बड़ा मजा आया। मैंने कहा सबसे पहले ऐप का देखेंगे हमको चाहिए कि नहीं, मतलब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ेगा कि अगर ऐप चाहिए, कि मतलब सपोज मुझे लगता है कोई ऐप चाहिए तो मैं बोलूंगा बीबी सर को, सर एक ऐप बनाते मजा आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, फिर उसके हिसाब से उस डिजाइन किया कि हमको क्या क्या फीचर्स चाहिए। डिजाइन करने के बाद हमने क्या किया, उसको कंस्ट्रक्ट किया, बनाई ऐप बनाने के बाद टेस्ट किया, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह देखी ठीक से काम कर रही है कि नहीं। देन कम्स हमारे फेवरेट कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। जैसे ही मैं बोलता हूं एप्लीकेशन कंट्रोल, क्या ये सबका भला करते हैं या उस इंडिविजुअल प्रोसेस का जिसको ये रिलेट करते हैं? बताना जरा। व्हाट डज द एप्लीकेशन कंट्रोल्स रिलेट टू? क्या ये सबका भला सोचते हैं या ये सेल्फिश है? सर सेल्फिश है। ये सेल्फिश है तो आप ऐसा बोलोगे, देखो सेल्फिश मतलब दीज आर बोथ। ऐसा मत बोलना एप्लीकेशन कंट्रोल तो ऑटोमेटेड ही होगा, नहीं। दीज कैन बी ऑटोमेटेड, दीज कैन बी मैनुअल। दे रिलेट टू द इंडिविजुअल एप्लीकेशन, उन्हीं एप्लीकेशन के अंदर घुसा देते हैं, इंबेड कर देते हैं विद इन द एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल बता दो मुझे फटाफट, मजा। एंड दे प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। मैंने कहा इंटीग्रिटी नहीं, पूरा काई ऑफ डेटा। काई का क्या मतलब है? कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। अब सर इसके एग्जांपल क्या थे? चेक चेक चेक, यूजर चेक। यूजर चेक का क्या मतलब था? यूजर लिमिट चेक। एस का क्या था? सीक्वेंस नंबर चेक। ई का था एडिट चेक एंड आर का था रीजनेबलनेस चेक। 4-5 बार बार रिकॉल करोगे, अपने आप सारे चेक 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 करके दिमाग में बैठ जाएंगे। बस आपने एक फील लेनी है गूगल फॉर्म की, तो अपने आप वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? यूजर चेक इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या मतलब है? मैंडेटरी डेटा फील्ड, तो कई बार स्टार लगा होता है तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का कौन सा एग्जांपल था? जोमैटो। जोमैटो में जब आप रेटिंग करते हो तो उससे क्या रिपोर्ट जनरेट होती है? आईटी रिपोर्ट जनरेट होती है। आईटी सिस्टम एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि यूजर्स का एक्सपीरियंस कैसा है। अच्छा, क्या इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू है जब तक इसको कोई इंसान बैठ के ना देखे? नहीं सर। तो जहां जिस कंट्रोल में इंसान और आईटी का मिलन होता है, जहां जिस कंट्रोल में इंसान और आईटी का मिलन होता है, उसको कहते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है? मैंने कहा है तो मैनुअल कंट्रोल ही है, तो मैनुअल कंट्रोल ही, जहां एक इंसान बैठ के आईटी रिपोर्ट को स्टडी कर रहा है। अब एक बात बताओ, भले ही ये कंट्रोल मैनुअली परफॉर्म हो रहा है, क्या ये आईटी की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है? हां सर, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, की सोर्स डेटा तमीज से आ रहा है कि नहीं। तो इसका हमने एक कंक्लूजन निकाला था सर, क्या जनरल आईटी कंट्रोल तमीज से काम कर रहा है, इसी वजह से एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल चैन की सांस ले रहे हैं। जल्दी से बोलो मेरे साथ, जनरल आईटी कंट्रोल्स अपना काम तमीज से कर रहे हैं, इसी वजह से एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल चैन की सांस ले रहे हैं। यानी ड्यू टू द इनहेरेंट डिपेंडेंस ऑन आईटी, कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल इज डिपेंडेंट ऑन जनरल आईटी कंट्रोल। कंट्रोल उदय। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस मजेदार रिवीजन सेशन नंबर 2 ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सबसे पहली चीज जो आज हमने क्लास में सीखी सर, वो क्या थी? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना सर। तो मैंने कहा सबसे पहली चीज सीखी जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या दोनों साथ साथ है या अलग अलग? मैंने कहा दोनों साथ साथ है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जनरल आईटी कंट्रोल यानी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके फोन का पासवर्ड, क्या ये फोन के पासवर्ड की वजह से सारी एप्लीकेशन जितनी भी फोन में सब बची रहती है? हाँ सर। तो जनरल आईटी कंट्रोल बेस्ट पार्ट ये है सर, क्या दोनों की रिलेशनशिप ये कहती है कि ये सपोर्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ ऑल द एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है सर। और दोनों की जरूरत है किसके लिए? तो हमने कल सीखा था एप्लीकेशन कंट्रोल से क्या प्रोटेक्टेड रहती है? काई ऑफ डेटा। काई ऑफ डेटा मतलब कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। तो वही बोलना है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट और एक्यूरेट होनी चाहिए, इसके लिए दोनों की जरूरत है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, जनरल आईटी कंट्रोल उसको सपोर्ट करते हैं, जरूरत दोनों की है टू प्रोटेक्ट द काई ऑफ डेटा या फिर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फिर हमने एक बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक डिस्कस किया सर, क्या? टेस्टिंग मेथड्स। क्या क्या मेथड्स है जिनके थ्रू आप ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को, आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकते हो? तो हमने कहा भाई AEIOU। ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर का इसमें कोई काम धंधा नहीं, क्योंकि उससे रुपए वाली चीजें चेक होती हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन से भी हम किसी एक्सटर्नल पार्टी से कुछ समझते तो उसका भी आईटी कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं। तो मेन चीज जो काम आती है IO और U।
आई का क्या मतलब था? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन। यू का मतलब रिकैलकुलेशन नहीं, रिकैलकुलेशन रुपए वाले चीजों के लिए करी जाती है, हम यहां पे करेंगे रीपरफॉर्मेंस। सो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस। कम ऑन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, ये 4 चीजें आप कर सकते हो। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा ऑपोजिट कौन से हैं? इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस। सर क्यों? जो इंक्वायरी है इसमें टाइम तो ज्यादा नहीं लगता, तो इट इज मोस्ट एफिशिएंट। बट इससे जो एविडेंस मिलता है कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने बस आपको बताया है, आपने चेक तो किया ही नहीं कि वो ठीक बताया कि नहीं। सो इट इज मोस्ट एफिशिएंट बट लीस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये लीस्ट इफेक्टिव है तो आपको किसी और के साथ इसका कॉम्बो बनाना पड़ेगा, किसी और के साथ इसका कॉम्बो बनाना पड़ेगा, यानी अलोन इट इज नॉट सफिशिएंट। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इसके अलावा जो इसका ऑपोजिट है वो है रीपरफॉर्मेंस। सर रीपरफॉर्मेंस का क्या फायदा है? मैंने कहा आपने जो एंटिटी के कंट्रोल ने किया वही चीज आपने वापस रीपरफॉर्म करी, क्योंकि आप उसको दोबारा दोहरा रहे हो, तो इससे जो एविडेंस मिलेगा इट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव। बट क्या क्लाइंट की करी हुई चीज को वापस खुद करना टाइम की वेस्टेज नहीं है? हाँ सर, टाइम की वेस्टेज है। इसीलिए मोस्ट इफेक्टिव तो है बट लीस्ट एफिशिएंट। मोस्ट इफेक्टिव तो है बट लीस्ट एफिशिएंट बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो सर बेस्ट कॉम्बो किसका बनता है? आई आई आई, सोना सोन परी आई। सर आई आई का क्या मतलब है? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। इंक्वायरी करके मैंने समझा क्या है, इंस्पेक्ट करके मैंने देखा एक्चुअल में है कि नहीं, इंक्वायरी करके मैंने पूछा क्या है, और इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मुझे पता चला एक्चुअल में वो वैसा है या नहीं। तो इंक्वायरी और इंस्पेक्शन से मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है। ठीक है सर। अब हम किसको यूज करेंगे आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। आप डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हो कंट्रोल वाले, जैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, आपकी एज अ ऑडिटर क्या एक्सपेक्टेशन, आपको कितना बेटर एविडेंस चाहिए, इन चीजों पे डिपेंड करके चलता है। अब आई से आपसे क्या पूछ सकता है? व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स जिनको आप यूज करते हो इन टेस्टिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। क्या सीधा टेस्टिंग करने पहुंच जाओगे या पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है? सर अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। सो अंडरस्टैंड हाउ द ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस्ड। ठीक है सर। कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे? वही, या तो इंक्वायरी कर लो, या इंस्पेक्शन कर लो, या ऑब्जर्वेशन कर लो। ठीक है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन से समझ आ जाएगा क्या आईटी कंट्रोल्स है। अब इसमें से सबसे नालायक कौन सा? इंक्वायरी, क्योंकि सबसे लीस्ट इफेक्टिव तो यही है, इसको छोड़ दो। बाकियों की बात करते हैं, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन किस चीज की? जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि हमारी बीबी वर्चुअल्स ऐप में 1.7 व्यूज, 12 मंथ्स वैलिडिटी, उन कॉन्फ़िगरेशंस को देख लिया। उसके साथ आपने क्या देखना है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? किस तरह से यूजर्स इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोस। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 3 चीजें क्या हो गई? अंडरस्टैंडिंग इसकी कि कैसे आईटी सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? सर 3 चीजों से, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है सर? अब सर अगला पॉइंट जो हमको इसमें ध्यान रखना था वो क्या था? मेरे को लग रहा है मैनुअल वाला, कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे आईटी कंट्रोल्स होते हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होते हैं, इनके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो मैनुअल होता है, एक ऑटोमेशन होती है। ठीक है सर। कोई भी इंटरनल कंट्रोल के अंदर 2 चीजें होंगी, मैनुअल और ऑटोमेशन। हमें दोनों को समझना रेलिवेंट है फॉर 315 एंड 330। बेसिक बात ध्यान रखना। ठीक है सर, 315 और 330 के लिए दोनों को समझना जरूरी है। ये अफेक्ट क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन के पूरे प्रोसेस को, कैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, रिकॉर्ड होती है, प्रोसेस होती है, एंड फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होती है। सो ट्रांजैक्शंस का इनिशिएशन, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, तीनों चीजों में ये अफेक्ट करके चलते हैं। मैनुअल सिस्टम का काम क्या होता है? फॉलोअप लेना है। अरे फॉलोअप लेना है। फॉलोअप किसका? रिकंसाइलिंग आइटम का। आर का क्या मतलब था? रिकंसिलिएशन करना। एंड अरे का क्या मतलब था? सर ऑथोराइज कौन करेगा? इंसान करेगा। रिव्यू कौन करेगा? इंसान करेगा। तो ध्यान रखना 4 चीजों के लिए मैनुअल काम आता है। किसके लिए? ऑथोराइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए, और फॉलोअप करने के लिए अबाउट द रिकंसाइलिंग आइटम। ऑटोमेटेड प्रोसीजर उसी के लिए यूज होता है, ट्रांजेक्शंस की इनिशिएशन, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कहते हैं कंट्रोल जो है आईटी सिस्टम में, इनमें कॉम्बिनेशन हो सकता है मैनुअल का और आईटी का। अब जो मैनुअल है वो कैसे काम कर सकते हैं? या तो इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी, आईटी से कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर ये यूज कर सकते हैं आईटी बेस्ड रिपोर्ट्स। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? सर लास्ट पॉइंट ये था, मॉनिटरिंग द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ आईटी और ऑटोमेटेड कंट्रोल। इन 3 चीजों के लिए मैनुअल कंट्रोल्स यूज हो सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक बस आपने चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है, समझ के चलना है। अगर कल को कोई करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह आ गया तो यू शुड बी एबल टू डील विद इट। अब आता है सर सवाल,
कौन से सर्कमस्टेंसेज में, आईसीआई इस पे 4 मार्कर पूछ सकता है, कौन से सर्कमस्टेंसेज में मैनुअल एलिमेंट्स विल बी मोर सुटेबल। तो जल्दी से चारों सर्कमस्टेंसेज बताओ जहां जहां मैनुअल एलिमेंट्स विल बी मोर सुटेबल। सर जिन ट्रांजैक्शंस की अमाउंट ज्यादा है, प्लस उन ट्रांजैक्शंस को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है रोज रोज, जो रोज रोज होता है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। दीज आर अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन, दीज आर अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन, सो लार्ज अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन। दूसरा हालात ऐसे, हालात ऐसे मतलब 2 पॉइंट है, सर्कमस्टेंसेस जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, एंटीसिपेट नहीं कर सकते, डैप नहीं कर सकते। सर डैप का क्या मतलब था, डिफाइन, एंटीसिपेट और प्रेडिक्ट। क्योंकि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप इसकी कोडिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो ऑटोमेट नहीं कर सकते। ठीक है सर। दूसरा कहते हैं सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो गए। 11 बजे वाला एग्जांपल याद है? हां सर। गूगल कहता है 2 रास्ते हैं, छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता। वो हमेशा आपको छोटा रास्ता दिखाता है, बट अगर आपके सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो जाए, वो जो छोटे रास्ता वाला गेट है वो गेट ही बंद हो जाए, तो क्या अब आपको अपना मैनुअल एलिमेंट चला के बड़े रास्ते से आना चाहिए? हां सर। तो ये कहता है अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते तो इट रिक्वायर्स अ रिस्पॉन्स अदर देन द ऑटोमेटेड कंट्रोल। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, ऑटोमेटेड को चेक करने के लिए मैनुअल काम आएगा। बेसिक पॉइंट है मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। तो 4 पॉइंट्स है, लास्ट टाइम रिवाइज करा रहा हूं। पहली ट्रांजैक्शन कैसी है, लार्ज, अनयूजुअल, नॉन रिकरिंग। अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग एक जैसी वर्ड्स हैं। फिर आपने सर्कमस्टेंसेस की बात करनी है, सर्कमस्टेंसेस विच आर डिफिकल्ट टू डैप, डिफाइन, एंटिसिपेट एंड प्रिडिक्ट। दूसरा चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस विच रिक्वायर अ डिफरेंट रिस्पॉन्स देन ऑटोमेटेड कंट्रोल। एंड लास्ट पॉइंट इज बेसिक पॉइंट, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को चेक करने के लिए भी मैनुअल कंट्रोल ही लगेगा। अब इसी का उल्टा पुल्टा टॉपिक है ये कि कौन से 3 केसेस में मैनुअल कंट्रोल्स विल बी लेस सुटेबल। तो उसका उल्टा कर दो कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकरिंग है, वॉल्यूमनस ट्रांजैक्शन है, ढेर सारी ट्रांजैक्शन है, तो ऑटोमेशन ही करेंगे। जो सर्कमस्टेंसेस हैं इनके अंदर जो एरर्स हैं, इन एरर्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एंटीसिपेट कर सकते हो फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। एंड लास्ट पॉइंट कहता है ये जो कंट्रोल एक्टिविटीज हैं इनको आप ऑटोमेट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन्हीं का उल्टा किया तो ये 3 पॉइंट निकल के आ गए। फिर हमने बात करी डीए की। जब जब मैं बोलूंगा डेटा एनालिटिक्स, तुम्हारे मन में कौन आएगा? रा 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 रा, गा 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 गा। सर रागा रागा क्या? मैंने कहा रागा रागा का मतलब है पहले कहा जाता था आलू डालो सोना निकलेगा। आहा, अब मैं कहता हूं आलू सोना गया भाड़ में, रॉ डेटा डालो तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलेगी। रॉ डेटा डालो तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलेगी, यानी एक तरफ से डाला रॉ डेटा, दूसरी तरफ से क्या निकली? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बीच में उसके साथ क्या हुआ? मैंने कहा प्रोसेसेस हुए, टूल्स लगे, टेक्निक्स लगे, इसी पूरे प्रोसेस को डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। यानी आपने क्या बोलना है, सारे बच्चे जल्दी से बोलो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स। कम ऑन, application of processes, tools and techniques which helps in converting the raw data to meaningful information is called data analytics। अब डेटा एनालिटिक्स बताओ कहां कहां यूज हो सकता है ऑडिट में। तो आपने वो डब्बे याद रखने जो हमने क्लास में बनाए। सर क्या? सबसे पहले शुभम सर ने क्या चेक किया था, डीए टीम को डेटा भेजने से पहले कंप्लीटनेस चेक होती है, तो चेकिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा। ठीक है सर। इस डेटा में से क्या निकाले? सैंपलिंग निकाली। सैंपलिंग के 2 तरीके बताओ, रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन। अब जब आपने सैंपलिंग निकाले, आप अगले पॉइंट भूल गए, तो ये अगले पॉइंट कैसे याद आएंगे? अरे रे रे ये क्या हुआ, रे 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 से याद आया। तो मैंने कहा रे 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 क्या पॉइंट थे? रिकंप्यूटेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंसेस, की जो ट्रायल बैलेंस था उसको आप डेटा एनालिटिक्स से वापस बना रहे हो। दूसरा था रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी आपने रीपरफॉर्मेंस ऑफ द कैलकुलेशन करना है, एक तरह से बोलो तो रिकैलकुलेशन करना है, रिकैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट्स लाइक डेप्रिसिएशन। और एक और एग्जांपल क्या लिया आईसीआई ने, डेप्रिसिएशन के अलावा बैंक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था बहुत मजेदार बातें हो गई, फ्रॉड देखते हैं। तो जेई एनालाइजर से हम करते हैं फ्रॉड की एनालिसिस। तो अगर फ्रॉड मिल गया तो फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा फ्रॉड मिला क्यों? कंट्रोल्स बड़े अच्छे थे। सारे बच्चे बोलो, कंट्रोल्स बड़े अच्छे थे तभी फ्रॉड मिला। नहीं सर, कंट्रोल में डेफिशिएंसी थी। तो कहीं ना कहीं आप इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी भी देखोगे। तो यही 7 बातें आपको ध्यान रखनी है। डेटा एनालिटिक्स किस में काम आता है? कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, डेटा में से सैंपल, सैंपल के बाद भूल गए तो रेरे वाले याद रखना, रिकंप्यूटेशन ऑफ द बैलेंसेस, रिकैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट्स जिसमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की बात होगी। फिर उसके बाद जेई एनालाइजर की बात करेंगे। जेई एनालाइजर ऐसे 240 कहता है यानी फ्रॉड, फ्रॉड मिलेगा तो इन्वेस्टिगेशन। और फ्रॉड क्यों मिला? क्योंकि कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी थी, तो उसका इंपैक्ट भी देख के चलना। अब आता है सवाल डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क।
जब भी आपको कोई कहेगा रिस्क की डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उसको बोलना ठीक है, हमको मत सिखा, हमको पता है रिस्क कैसे निकलती है। कैसे निकलती है? रैप करके। रैप मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली ऑफ द एंटिटी, इन्वायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, उसको डॉक्यूमेंट करो। अंडरस्टैंडिंग लेते लेते आपने क्या देखा? ये री रिस्क, ये रहा इसका कंट्रोल, ये री रिस्क, ये रहा इसका कंट्रोल, यानी आइडेंटिफाइड रिस्क एंड रिलेटेड कंट्रोल। एंड लास्ट में रिस्क और कंट्रोल को मिलाया तो क्या आया? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दो लेवल पे आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। एंड लास्ट पॉइंट, इस सब की डिस्कशन कौन कर रहा है? इंगेजमेंट टीम। तो इंगेजमेंट टीम की डिस्कशन और उनके डिसीजंस को आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे। फिर आखिरी में मैंने आपसे पूछा था, सर क्या अगर कल को आईटी इन्वायरमेंट और कंट्रोल्स में कोई दिक्कत मिलती है, कोई वीकनेस मिलती है, तो आप ये देखोगे कहीं ये वीकनेस डेफिशिएंसी तो नहीं, कहीं ये वीकनेस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो नहीं। तो अगर वीकनेस डेफिशिएंसी है तो मैनेजमेंट को बताओ, अगर ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो टीसीडब्ल्यूजी को इन राइटिंग बताओ। मैनेजमेंट को कौन से लेटर में बताते हैं? मैनेजमेंट लेटर, या उसका नाम था मेमो। क्या नाम था? मेमो। मेमो 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 कहां गया मेमो? ये रहा, इंटरनल कंट्रोल मेमो। तो ये आपने देखना है, सपोज कोई वीकनेस है, उस वीकनेस का इंपैक्ट से पता लगेगा डेफिशिएंसी है या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अगर डेफिशिएंसी है तो मैनेजमेंट को बताओ इन मैनेजमेंट लेटर और मेमो, इंटरनल कंट्रोल मेमो। अजीब सा नाम है बट ठीक है। तो दूसरा क्या था? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो इन राइटिंग आपने टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है। ये सारी बातें वैसी हमने डिटेल में ऐसे 265 में कवर कर ली हैं। तो यहां आपका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का पूरा क्लासिक डिटेल्ड रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद एवरीवन।